हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी डॉक्टर आशीष झा। आज क्वेश्चन की सीरीज में हम जेई एडवांस में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अराउंड 32 नंबर के आसपास इस साल आपके पेपर में क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जैसा कि हम आपको क्लास में बताते आए हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये कैपेसिटर के बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो मैं इसको एक बार आपको समराइज करता हूं कि क्वेश्चन क्या है। आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके भीतर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल है के। डाइलेक्ट्रिक फिल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो कि ग्रेटर देन 1 है। ये पूरे स्पेस को फिल किए हुए है। प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है और ये सोर्स भी से जुड़ा हुआ है, बैटरी जिसका आपका जो वोल्टेज वी है उससे जुड़ा हुआ है। इसको क्या किया कि दोनों प्लेट को d/2 इसने क्या किया, वहां से मूव कर दिया। तो बाद में जो सिचुएशन बना उस बेसिस पे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ भी सही हो सकता है, चारों सही हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे, ये जो हुआ जब हमने प्लेट के सेपरेशन को बढ़ाया, तो आप देखो कि बैटरी चूंकि कनेक्टेड है, तो ऐसे में तो आप सिंपल सोच सकते हो कि ये ऑप्शन सी तो गलत जा रहा है। द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ k+1। भाई बैटरी का तो काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, तो वो तो भी ही रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। अब आते हैं तो जरा सा हम लोग कैपेसिटेंस को देखते हैं कि उसका फैक्टर कितने फैक्टर से कैपेसिटेंस चेंज हुआ। तो आप शुरू में देखो, आप शुरू में इस प्लेट का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख सकते हो के एप्सिलॉन नॉट a/d, राइट। और बाद में जब प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ चुका है, तो आप जरा सा इसको देखो, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एकदम बेसिक तरीके से अगर देखें तो हम लोग 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टर्म में सोच सकते हैं। एक में हवा, बीच में मीडियम, बाद वाले में एयर। तो अगर मैं इसको सर्किट रीड्रॉ करूं तो ध्यान से देखेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहला कैपेसिटर, सीरीज में दूसरा कैपेसिटर और उसके सीरीज में तीसरा कैपेसिटर। इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन d/2, बीच वाले का d और लास्ट वाले का d/2, राइट। तो मैं एक बार लिख लेता हूं C1, पहले वाले का C1 मैं लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d/2। तो 2 को मैं ऊपर ले लेता हूं, इसका ये हो गया। C2 मैं लिखूंगा तो लिख लूंगा के एप्सिलॉन नॉट a/d, क्योंकि ये मीडियम भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से ये भरा हुआ है। C3 को मैं वैसे ही लिख सकता हूं 2 एप्सिलॉन नॉट a/d। अब चूंकि ये तीनों सीरीज में है तो हम C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट, कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लगा के। तो मैं क्या कर रहा हूं, d/एप्सिलॉन नॉट a को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/k प्लस 1/2। और आई थिंक दिस कम्स आउट एज d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a 1 प्लस 1/k। और ये बन जाएगा हमारा, मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, d/एप्सिलॉन नॉट a k प्लस 1/k। तो मैं नए वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख सकता हूँ के एप्सिलॉन नॉट a/k प्लस 1d। तो जरा देखो, ये वाला जो कैपेसिटेंस था वो पहले से था, तो कितने फैक्टर से डिक्रीज हो गया सर? 1/k प्लस 1 से। तो आई थिंक कि ऑप्शन बी सही जा रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और थोड़ा सा अगर बेसिक आपको पता है तो आप देखोगे कि ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा, जैसे कि आपका ऑप्शन सी गलत है। और जरा सा एक चीज देखो, ऑप्शन डी पे कह रहा है कि द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। भाई क्या एनर्जी स्टोर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है? यू इनिशियल अगर आपको लिखना होगा, जैसे सपोज करो कि शुरू में अगर एनर्जी स्टोर्ड आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे? हाफ शुरू वाला कैपेसिटेंस, मतलब के एप्सिलॉन नॉट a/d इंटू वी स्क्वायर।
ये हो गया आपका इनिशियल एनर्जी स्टोर। बाद का अगर आपको फाइनल स्टेट का अगर आपको एनर्जी स्टोर लिखना होगा जब सेपरेशन बढ़ चुका है प्लेट का, तो आप कैसे लिख सकते हो, हाफ और उस समय का कैपेसिटेंस, तो क्या लिखोगे, के बाई के प्लस 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर। तो क्या इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एकदम करेगा। तो बहुत बेसिक चीज है कि वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन करेक्ट जा रहा है, एक ही ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैपेसिटर चैप्टर का एक बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलाया हुआ एक कंबाइंड क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सवाल बनाने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको परेशानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में अगला क्वेश्चन भी कैपेसिटर का ही था और ये बहुत सिंपल सर्किट है। आप अगर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो इसका आंसर बिना कलम उठाए आप बता सकते हैं। हालांकि मैं बना के बताता हूं आपको। देखो ये C3 के क्रॉस, C3 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अगर आपने वो देख लिया तो आप चार्ज स्टोर स्टेडी स्टेट में निकाल सकते हैं। सवाल यही कह रहा है कि चार्ज स्टोर्ड इन C3 इज व्हाट। तो आप सिंपल देखो कि अगर मैं 6 वोल्ट बैटरी के निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जीरो ले लूं तो ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो, और इसके कारण इस बैटरी का 2 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ और 2 वोल्ट यहाँ, और इस बैटरी का 6 वोल्ट यहाँ। मैंने हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जरा देखो C3 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है सर, 2 वोल्ट का है। तो सिंपली आप देखो कि Q फाइनल जो स्टेडी स्टेट में आएगा C3 पे वो आएगा C इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स आपका 4 माइक्रोफेराड इंटू 2 वोल्ट एंड द आंसर कम्स आउट एज 8 माइक्रो कूलम। तो आई थिंक कि आपका सही ऑप्शन होगा 8 माइक्रो कूलम। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कैपेसिटर चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके पेपर का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट से अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक बार देख लो, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके सारे साइड का लेंथ ए है, गिवन है, ये सब ए साइड लेंथ है, और इनमें से देखो इनके साइड से, साइड के जस्ट सामने 5 चार्ज रखे हुए हैं, क्यू 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 क्यू, और एक यहाँ पे एक्स रखा हुआ है, एक्स जो कि कोई चार्ज हो सकता है, जिसपे बदल बदल के आपका ऑप्शन बना हुआ है। तो एक बार फिगर को देख सकते हो, और ये कह रहा है कि चार्ज से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हेक्सागोन के सेंटर से गुजर के जाएगा, वो हेक्सागोन के सेंटर को टच करेगा, देखो ऐसे। और वो क्या कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो इस लाइन के द्वारा, साइड के द्वारा बाइसेक्टेड हो रहा है। तो आप एक चीज देखो कि थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री का यूज करें तो यहाँ पे एंगल बनता है 120 डिग्री, राइट। तो आप जरा देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड, अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये वाला जो लेंथ हुआ ये हुआ √3a/2। तो किसी भी चार्ज Q से जो सेंटर की दूरी है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, आई थिंक ट्वाइस कर देंगे तो ये आ जाएगी √3a। मतलब किसी भी चार्ज Q से जो सेंटर की दूरी है वो √3a है, पांचों से, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि जब हम x के जगह पे Q चार्ज रख देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा, एकदम 0 हो जाएगा। बाई सिमेट्री आप सोच सकते हो। एक काम करो, अगर आपको सोचने नहीं आ रहा है, मैं इस सारे चार्जेस को मिलाता हूं, आपको शायद सिमेट्री समझ में आ जाए। देखो मैंने इन सारे चार्जेस को मिला दिया, एक लाइन से जोड़ दिया। अब देख लो, अब इस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ये अपोजिट वाला Q कैंसिल कर देगा, पेयर में देख सकते हो। उसी तरह से ये वाले Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको ये वाले Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा। तो 6 टोटल चार्ज हो गए इक्वल मैग्नीट्यूड के, और
एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो पहला ऑप्शन सही जा रहा है। व्हेन x इज इक्वल टू क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0, ये आपका ऑप्शन सही जा रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू माइनस क्यू, मीन्स अब क्या कर रहा है वो देखो जरा सा, x को x के जगह पे उसने q के जगह पे रख दिया माइनस क्यू चार्ज रख दिया। अब जरा गौर से देखोगे, लॉजिक का क्वेश्चन है, माइनस क्यू। तो जरा एक चीज देखो, बाकी जो 4 चार्जेस हैं वो तो पेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन जो माइनस क्यू के अपोजिट वाला चार्ज है, तो जरा गौर से देखो, अपोजिट वाले चार्ज क्यू के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मतलब दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सम अप हो गया वेक्टरली, और वो आ गया माइनस क्यू की तरफ। बाकी 4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक कि अगर आप मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना चाहें तो दो चार्ज के कारण बचेगा, और डिस्टेंस पता है, सेंटर का डिस्टेंस किसी भी चार्ज से कितना है, √3 है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो K2Q, क्योंकि दो चार्ज के कारण आ रहा है और एक ही लाइन पे आ रहा है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं वेक्टरली, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, K2Q बाई R²। तो R कितना है सर, √3a का होल स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2Q, और K का वैल्यू मैं रख देता हूं 4πε0, √3a का स्क्वायर हो गया 3a²। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, 2 से कट गया, तो ये आ गया Q/6πε0a²। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सेंटर में, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट जा रहा है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अब जरा देखो कि कह रहा है कि जब x का वैल्यू उसने +2q रख दिया, अगला ऑप्शन, व्हेन x बराबर 2q पोटेंशियल एट O इज इतना, वो भी देख लेते हैं सर। x को मैं x के जगह पे मैं रख देता हूं 2q। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो भाई सेंटर पे सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख के अगर हम सम कर दे तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सर ऐसे कितने चार्ज के पेयर बनेंगे, पेयर छोड़ दो, कितने चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा, देख लो कितने क्यू का कंट्रीब्यूशन होगा। तो 5 तो पहले से है, क्यू 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 क्यू, और ये हो गया 2q, यानी 7q का कंट्रीब्यूशन है, और प्रत्येक चार्ज से डिस्टेंस क्या है, वो √3a है। तो अगर हम पोटेंशियल एट सेंटर लिखना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा, KQ/R, लेकिन Q के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 7Q/R, कितना, √3a। अब √3a, K का वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये आ गया 7Q/4√3πε0a वोल्ट, ऐसा यूनिट में, अगर Q कूलम में है तो, ठीक है। तो देख लो ये भी सही है, मीन्स हमारा ऑप्शन सी भी सही जा रहा है। सिमिलर लॉजिक लगाओ, अगर x को मैंने -3q रखा तो क्या होगा, तो -3q रखा तो 5 +q और 3 -q, बचा कंट्रीब्यूशन कितने का, 2 + q का। तो जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आना चाहिए, K2Q/√3a, लेकिन आपका ऑप्शन क्या है, -3q। तो देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन डी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू मी A B C ये आपके तीनों सही जा रहे हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिस बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला और वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो, आई थिंक इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगला क्वेश्चन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन रेडियस का एक यूनिफॉर्म रेसिस्टिविटी का एक वायर है, और जब हमने जॉकी को स्लाइड किया तो एकदम मिडिल में जाके हमारा बैलेंस पॉइंट मिल गया, मीन्स गैल्वेनोमीटर से हमारा करंट हो गया 0। R1 का वैल्यू x जो कि हमें फाइंड करना है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और R2 जो है हमारा 1 ओम दिया हुआ। ये जो आपका A से B तक जो वेरिएबल रेडियस का जो आपका मटेरियल है, इसका A पे जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है वो गिवन है हमारा 0.2 mm,
और बी पॉइंट पे जो रेडियस है वो हमारा है 1 mm। ठीक है, ये लेंथ यहां से लेकर मिडिल तक, चूंकि मिडिल में है तो ये हमारा हो गया 50 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी HC वर्मा चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो HC वर्मा में ऐसे वायर का रेसिस्टेंस आपने निकाला होगा, जो क्लास में हमने भी कई दफा करवाया है, काफी फेमस क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई रेसिस्टेंस हो, मटेरियल हो जिसकी रेसिस्टिविटी रो है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन रेडियस ए और दूसरा रेडियस बी है और अगर लेंथ एल है, तो हम इसका रेसिस्टेंस लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई पाई ए बी। बस इसका यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि बैलेंस कंडीशन है तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि अगर ए से लेकर और इस मिडिल पॉइंट तक के वायर का रेसिस्टेंस अगर हम R3 बोल दें और मिडिल से और बी पॉइंट तक के रेसिस्टेंस को अगर हम R4 बोल दें, तो चूंकि बैलेंस कंडीशन मिल चुका है तो हम यूज कर सकते हैं x बाई R3 इज इक्वल टू 1 बाई R4 और यहां से x का वैल्यू इजी वे में आ जाएगा R3 बाई R4। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मिडिल में यहां का रेडियस कितना हो। तो मेरे बच्चे आसानी से कर सकते हैं, 0.2 से लेकर 1 mm तक लीनियर वेरी है, वेरिएशन है रेडियस में। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर बीच वाला जो रेडियस है वो आराम से हम लिख सकते हैं 0.6 mm। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, करके देखना, 0.6 mm। तो अगर ये आ गया तो आप R3 और R4 का वैल्यू लिख सकते हैं और x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू R3 का वैल्यू मैं लिख रहा हूं रो इंटू लेंथ को मैं लिख रहा हूं 50, पाई ए का जगह पे मैं लिख रहा हूं 0.2 और बी जो है वो आ जाएगा आपका 0.6। ये हो गया R3 का वैल्यू डिवाइडेड बाई R4। R4 को मैं लिख रहा हूं रो इंटू 50, चूंकि लेंथ सेम है, पाई, और ए का वैल्यू मैं लिख रहा हूं 0.6 और बी का वैल्यू लिख रहा हूं 1, वहां का रेडियस 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इजी वे में आपको मिल जाएगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 बाई 0.2 एंड दिस कम्स आउट एज 5 ओम। तो अगेन ये इजी पार्ट है क्वेश्चन, ये इजी है और मुझे लगता है कि जिस बच्चे को करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, रेसिस्टेंस लिखने आता है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो द राइट आंसर इज 5, वैल्यू ऑफ x इज 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पेपर 2 का है ये, और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चे बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखो एक हेमी स्फीयर है और नीचे एक कोन टाइप का स्फीयर है, कोन टाइप का सरफेस है और ये क्लोज है, फुली क्लोज है और बीच में क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो आपको नीचे वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोनिकल सरफेस बताना है और उसमें आपका n का वैल्यू आपको बताना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, NQ/6 एप्सिलॉन नॉट, n का वैल्यू क्या आएगा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर जो नेट फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से होगा वो कितना होगा, Q/एप्सिलॉन। ऊपर वाला जो हेमीस्फीयर है वो जो है सेंटर पे आपका सॉलिड एंगल बना रहा होगा 2 पाई। तो जो Q का जो फ्लक्स है, Q का जो आउटगोइंग फ्लक्स है हेमीस्फीयर से, वो कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन। तो बचे हुए जो कॉनिकल सरफेस है उससे कितना होगा। अगर मैं इसको सरफेस 2 बोल देता हूं और इसको सरफेस 1 बोलता हूं, तो आप लिख सकते हो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पहले सरफेस से तो फ्लक्स पता है हमें, Q/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो कोनिकल सरफेस से सर फ्लक्स का वैल्यू आया, वो आया Q/2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है NQ/6 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे बोलेंगे सर n का वैल्यू कितना दिख रहा है, 3। दिस इज योर राइट आंसर, n इज इक्वल टू 3। तो बहुत इजी पार्ट था ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ, जिसको डेफिनेशन पता है बढ़िया से, वो भी बच्चा इस क्वेश्चन को करके आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन भी आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही है और एक बार सर्किट को मैं समझा देता हूँ। 8 रेसिस्टेंस 1 ओम के हैं, 2 बैटरी है। E2 जो है आपका वो है आपका 6 वोल्ट का और E1 जो है वो आपका 12 वोल्ट का है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन से सही है ये हमको बताना है। सबसे पहली बात कि सर्किट को बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। नोडल एनालिसिस से बना सकते हैं, KVL लगा सकते हैं और आप सर्किट को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अगर सर्किट थ्योरी को पढ़ा है तो उसे दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये दोनों नोड सेम पोटेंशियल पे है। तो चाहे तो इसको फ्लिप करके आप एक कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इस सर्किट को ऐसे ही रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम हर जगह का पोटेंशियल लिख पाएंगे तो किसी भी रेसिस्टेंस से अगर हमारा करंट पूछा जाएगा तो हम इजी वे में उसको लिख लेंगे। तो बेसिकली आपको ये सर्किट सॉल्व करना है और R1, R2, R3 और R5 से कितने करंट है आपको वेरीफाई करना है 4 ऑप्शन में, ठीक है। चलिए तो हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या बोला कि मान लेते हैं कि जो E1 बैटरी है इसके निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल मैंने मान लिया 0 वोल्ट, तो पूरा 12 वोल्ट यहाँ आ गया। मैंने यहाँ का पोटेंशियल X मान लिया, दोनों ऊपर के पोटेंशियल ऊपर और नीचे के पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने Y बोला और राइट मोस्ट पॉइंट का पोटेंशियल मैंने Z बोला, राइट। तो अगर आप देखो तो मैं X, Y और Z तीनों के लिए मैं नोडल इक्वेशन लिख सकता हूँ और बच्चे एक बार देखेंगे नोडल इक्वेशन लिखना बहुत इजी है। ओम्स लॉ का ही यूज है। पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस इज करंट एंड नेट आउटगोइंग करंट फ्रॉम एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आप एक बार X पे देखो तो आप नोडल इक्वेशन अगर X के लिए लिखोगे तो X माइनस वाई बाई 1 जो R6 में करंट होगा, ठीक है। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, X माइनस वाई बाई 1। अब आप ये R3 में लिखना चाहो तो देखो X माइनस 6 माइनस 12, क्योंकि बैटरी से गुजर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो X माइनस 6 माइनस 12 मीन्स ये हो गया हमारा X माइनस 18 और R5 वाले को लिखो तो प्लस X माइनस वाई, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। इसी तरह से आप y के लिए लिखो तो y के लिए लिखोगे तो y माइनस एक्स बाई 1 प्लस y माइनस 12 बाई 1 जो R2 में करंट जाएगा प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3y माइनस एक्स माइनस z इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 और लास्ट z के लिए लिख लेते हैं इक्वेशन। तो ये हमारा बनेगा z माइनस वाई बाई 1 R7 में करेंट प्लस z माइनस 0 बाई 1 R1 में करेंट प्लस z माइनस वाई बाई 1 R8 में करेंट और दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा z इज इक्वल टू 2y बाई 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं 2 में अगर पुट कर दूं तो एक्स वाई का एक रिलेशन आएगा। मैं देख लेता हूं इसको जरा सा। 3 को 1 में पुट करो, 3 को 2 में पुट करो तो इक्वेशन बनेगा 3y माइनस एक्स माइनस 2y बाई 3 इज इक्वल टू 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7y माइनस 3x इज इक्वल टू 36, ठीक है। मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को एक साथ सॉल्व कर देना है, हमारा सारा काम हो जाएगा। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 18 और यहाँ आया 7y माइनस 3x इज इक्वल टू 36। इन दोनों को ऐड कर दो, ये गया तो आ गया आपका 5y इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से y का वैल्यू मिल गया 54 बाई 5 मीन्स 10.8 वोल्ट। आपने y निकाल लिया, ये हो गया आपका 10.8 वोल्ट। तो सर यहाँ भी हो गया 10.8 वोल्ट। अब y को अगर आप x में रखते हो, y को अगर आप x में रख दो तो किसी भी एक इक्वेशन में रखो तो सॉल्व करने पे x का वैल्यू आ जाएगा 13.2 वोल्ट, यानी यहाँ का पोटेंशियल मिल गया 13.2 वोल्ट। और z चूंकि कितना है 2y बाई 3 है, y का वैल्यू रखो तो z का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 7.2 वोल्ट। ये भी मिल गया हमें। तो पूरे सर्किट के हर नोड का मैंने पोटेंशियल निकाल दिया। अब भाई आप करंट किसी रेसिस्टेंस से लिख सकते हो। अब आते हैं पहला वाला ऑप्शन,
मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर। तो R1 रेसिस्टेंस को देखो, दोनों एंड का पोटेंशियल देखो, तो बाहर है 7.2 राइट साइड में और अंदर लेफ्ट साइड का पोटेंशियल 0, तो 7.2 माइनस 0 बाई 1, यानी सर करंट इधर जाएगा और ये करंट कितना होगा 7.2 एम्पियर, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखो, R2 में करंट 1.2 एम्पियर बता रहा है, R2 ऊपर है, तो R2 के दोनों एंड का पोटेंशियल देखो, नीचे 12 ऊपर 10.8, तो डिफरेंस कितने का आया 1.2 वोल्ट का, और करंट नीचे से ऊपर जाएगा, कितना जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, तो 1/2/1, दैट मीन्स 1/2 एम्पियर। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब आ जाओ ऑप्शन सी को, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3 इज 4.8 एम्पियर। R3 को देखो जरा, R3 को देखो, तो 13.2 और 6 जब इसको क्रॉस करेंगे तो यहां का जो पोटेंशियल आएगा 13.2 माइनस 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7.2 वोल्ट, 7.2 वोल्ट। तो 12 और 7.2 का डिफरेंस है, तो कितना हो गया 4.8 एम्पियर। तो करंट इधर पास करेगा लेफ्ट साइड में, नोड से लेफ्ट साइड में, कितना का होगा 4.8 एम्पियर का, यानी ऑप्शन सी भी करेक्ट है आप। और लास्ट आप R5 का चेक कर लो, R5 से बोल रहा है 2.4 एम्पियर का करंट है, तो देख भाई ऊपर 13.2 नीचे 10.8, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ 2.4 वोल्ट का, और रेसिस्टेंस 1 ओम है, मींस सिंपली आप करंट लिख सकते हो 2.4 एम्पियर, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपके A B C D चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बस ये बेसिक सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चन था। हाँ, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, Y को मर्ज कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, सर्किट रिजॉल्व हो जाएगा, फिर शिफ्ट करके R3 और ऊपर वाले रेसिस्टेंस को सीरीज में ले लो, तो ये सर्किट और सिंप्लीफाई हो सकता है। बट मेरा प्रयास था कि जैसा सर्किट है वैसे ही मैंने आपको हर जगह का पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके और निकालना सिखाया, जिससे आप इजी वे में किसी भी रेसिस्टेंस से करंट लिख सकते हैं बिना सर्किट में कुछ भी मॉडिफाई किए हुए, ठीक है।